हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो वीडियो है ये भाषा और लिपि से संबंधित है। इस वीडियो की बातें हम करें उससे पहले हम आपको बताएं कि भाषा और लिपि से संबंधित एक वीडियो हम पहले भी अपलोड किए थे झारखंड सचिवालय के परीक्षा और उसके सिलेबस को ध्यान में रख करके। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपने उसको देख रखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि भाषा और लिपि से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका जो कि आने वाले दिन में परीक्षा में पूछा जाना है वो छूटने जा रहा है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस वीडियो को भी निश्चित तौर पे देख लें। भाषा और लिपि से एक दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर झारखंड सचिवालय की परीक्षा में आएगा। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें कुछ क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन को रिवाइज भी कराया जा रहा है, मतलब कि रिपीटेशन भी होगा। साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो में कई सारी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जानने को मिलेगी। जिस तरीके का आंसर आएगा उस आंसर से जुड़ा हुआ कई सारा महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको साथ साथ देते चलेंगे। इससे एक और आपका जो ऐतिहासिक पहलू है या इतिहास के कुछ प्रश्न जो है उसको भी सॉल्व करने में सहायता मिल जाएगी। साथ ही साथ संविधान से जुड़े हुए भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से बताते चलेंगे। बेहतर यह होगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी इसका लाभ भी आप उठाने की स्थिति में होंगे। चलिए, ये तो बात हो गई। एक बात और, कई सारे विद्यार्थी पर्सनली मैसेज करके और ये बात कहते हैं कि सर बहुत नर्वसनेस फील हो रहा है, डर लग रहा है, थोड़ा अपने आप को लो फील कर रहे हैं। देखिए, परीक्षा के आखिरी टाइम में आपको इस बात की आवश्यकता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा करके रखें। अगर आपका कॉन्फिडेंस इस वक्त गिरेगा तो आप मैदान से बाहर हो जाएंगे, और अगर आप कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे तो यकीन मानिए 60% जंग तो आप अपने आत्मविश्वास से जीतते हैं। बिल्कुल भी मत घबराइए, आपने पीछे बहुत कुछ पढ़ा है। मैं बार बार लगभग हर वीडियो में ये बात दोहराता हूँ, आप खुद पर यकीन कीजिए। एग्जामिनेशन के पहले ऐसा हमेशा फील होगा आपको कि आपका सारा कुछ जो पढ़ा हुआ था वो बिल्कुल वॉश आउट हो गया है। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर परफॉर्म करके आएंगे। चलिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करने का काम कीजिएगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन को समझने का और जानने का काम करते हैं। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया जिसको कि आज की तारीख में हम लोग इराक के नाम से जानते हैं। मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। आपको पता है वहाँ सुमेर की सभ्यता थी। क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में किस लिपि का प्रयोग होता था? आंसर है किलाकार लिपि, जिसको कि कीलनुमा भी कहते हैं। किलाकार या कीलनुमा या अंग्रेजी में क्यूनिफॉर्म। इसी समय का हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था आप सबको पता होगा, पिक्टोग्राफिक, जिसको कि चित्रात्मक या वस्त्रोत्फेदन या गोमूत्री शैली भी कहा जाता है। वस्त्रोत्फेदन लिपि जो थी वो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता भी थी और वहाँ पर जिस लिपि का प्रयोग होता था उसका नाम था वर्णानुक्रमिक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हीरोग्लिपिक। तो मेसोपोटामिया के किलाकार, हड़प्पा की पिक्टोग्राफिक या वस्त्रोत्फेदन और मिस्र की वर्णानुक्रमिक लिपि। क्वेश्चन नंबर 2, एपिग्राफी क्या है? बहुत सिंपल सा चीज़ है, अभिलेखों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इसके विषय में हम लोग कोई बात आगे नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन डिफरेंट जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो जरूर आप एक बार देख के देखिए जाए, क्योंकि आपको इतिहास भी पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द्विभाषीय सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासक डेमेट्रियस ने चलाया था, जिसकी भाषा थी हिंद यूनानी शासक। पहले आप ये जान लीजिए कि मौर्यों के बाद, जिसको हम लोग मौर्योत्तर पीरियड कहते हैं, एक के बाद एक क्रम से कई शासक बाहर से आए या कई राजवंश बाहर से आए, जिसमें सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पर्थियन और फिर कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पर्थियन और कुषाण। ये हिंद यूनानी शासक था डेमेट्रियस, जिसने कि सबसे पहले द्विभाषीय सिक्के चलाया था और ये सिक्का था यूनानी और खरोष्ठी लिपि में। क्वेश्चन को घुमा भी दे, किसके द्वारा सबसे पहले द्विभाषीय सिक्के चलाए गए? तो हिंद यूनानियों के द्वारा ही। हिंद यूनानियों ने ही सबसे पहले भारत में तिथि अंकित स्क्रिप्टेड और गोल्ड क्वाइन, मतलब कि स्वर्ण मुद्रा
चलाने का काम भी किया था। तो खैर ये यूनानी और खरोष्टी में था डेमेट्रियस का। नंबर 4, सबसे प्राचीन अभिलेख बोगज कोई किस भाषा में है? सामना आंसर है हिती भाषा, इसमें ये लिखा हुआ था। थोड़ी सी जानकारी, बोगज कोई अभिलेख इस्तांबुल टर्की के पास है, एशिया माइनर में। बोगज कोई अभिलेख 1400 बीसी का है, ईसा पूर्व का है। और इस अभिलेख का महत्व इस रूप में है कि इसमें 4 वैदिक देवी देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख किया गया है। तो इस रूप में बोगज कोई अभिलेख सबसे प्राचीन है, 1400 बीसी का है और 4 वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का यहां पर उल्लेख किया गया है, हिती भाषा में है। नंबर 5 को देखिए, शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। आंसर आपके सामने है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शुद्ध संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। रुद्रदामन शक शासक था। अभी मैंने बताया कि पहले हिंद यूनानी फिर शक, ह स प क, तो ये शक शासक था। और रुद्रदामन के समय में उज्जैनी जो था वो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। रुद्रदामन का महत्व इस रूप में भी है कि इसने मौर्यों के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था या उसका पुनरुद्धार करवाया था। फिर से दोहरा दें कि रुद्रदामन ने मौर्यों के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये 2 और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। एक तो ये कि रुद्रदामन ने सातकर्णी प्रथम, जो कि सातवाहन वंश का शासक था, सातकर्णी प्रथम को 2 बार हराने का काम किया था। ये जानकारी भी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख इस बात की जानकारी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त था। इसी पुष्यगुप्त ने जूनागढ़ अभिलेख से जो जानकारी मिलती है कि इस पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर जो सौराष्ट्र में था, पुष्यगुप्त ने। जानकारी मिलती है कि उर्जयंत पर्वत से निकलने वाली सुवर्ण सिकता और पलासनी नदी पर उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और बाद में रुद्रदामन ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। यहां से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, आपने देखा भी होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। नंबर 6, कविताओं में संस्कृत का प्रयोग किस काल में प्रारंभ हुआ? तो कविताओं में संस्कृत का प्रयोग शुरू हुआ गुप्त काल से। चलिए इसको यहीं रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन पुस्तक है। आप सब जान रहे होंगे, ये पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसके की लेखक हैं पाणिनि। इसके बाद संस्कृत व्याकरण का जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको भी एक नजर देख लें, क्योंकि पुस्तक भी आपके सिलेबस में है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि का ये आप देख रहे हैं, सबसे प्राचीन। महाभाष्य, इसको पातंजलि ने लिखा है। इसी तरीके से संस्कृत व्याकरण का वर्तिका, जिसके की लेखक कात्यायन है। इसी तरीके से भर्तृहरि के द्वारा भी संस्कृत में कुछ व्याकरण की पुस्तकें लिखी गई, जिसका नाम है वाक्यपदीप और त्रिपादी। वाक्यपदीप और त्रिपादी को महाभाष्य दीपिका भी कहते हैं और ये भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। नंबर 8, हेलियोडोरस। फिर जान ले कि हेलियोडोरस हिंद यूनानी शासक है, इंडो ग्रीक है। ठीक है, मौर्योत्तर काल में आने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी हिंद यूनानी थे, उसी में से है हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस के अभिलेख की भाषा और लिपि है। अभिलेख की भाषा और लिपि है तो सामने लिखा हुआ है भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी। इसी तरीके से मिनांडर भी इसी शकवंश का था। उसकी जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में है और लिपि उसकी खरोष्ठी है। ठीक है, हेलियोडोरस के विषय में कुछ और बातें आप जान लें जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला तो यह कि हेलियोडोरस का जो बेस नगर का अभिलेख है, जहां उसने गरुड़ ध्वज स्थापित किया था, तो बेस नगर का गरुड़ ध्वज ये भारत में भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है। हेलियोडोरस
जो था वो एंटी आल्कीदास। एंटी आल्कीदास मतलब कि तक्षशिला का शासक, विदेशी शासक। एंटी आल्कीदास का ये राजदूत था और राजदूत बना करके इसको शुंग वंश के शासक, शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में भेजा गया था। और इसी हेलियोडोरस ने, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, कि बेसनगर का गरुड़ ध्वज बनवाया, जो कि भारत में भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस शासक के समय चंपू शैली का विकास हुआ? तो चंपू शैली का विकास हुआ गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समय में। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें चंपू शैली का इस्तेमाल किया गया है। चंपू शैली मतलब गद्य और पद में जो लिखा जाए वो चंपू शैली। तो इसकी शुरुआत हुई प्रयाग प्रशस्ति से, जो चंपू शैली में है समुद्रगुप्त के समय में। और प्रयाग प्रशस्ति को लिखने का काम किया था हरिसेन ने। ये सब इतिहास के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में है, समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करता है और इसके लेखक हैं हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति में ही अशोक का, सम्राट अशोक का और जहांगीर का भी अभिलेख है। तो प्रयाग प्रशस्ति में 3 लोगों का है, सम्राट अशोक का, समुद्रगुप्त का और जहांगीर का। और चंपू शैली मतलब कि गद्य और पद में पहला उदाहरण प्रयाग प्रशस्ति और समुद्रगुप्त के समय में। नंबर 10, नंदी नागरी लिपि का प्रयोग किन राजवंशों के अभिलेख में हुआ है? नंदी नागरी लिपि का प्रयोग किन राजवंशों के अभिलेख में हुआ है? आंसर सामने है, विजयनगर, जिसकी राजधानी हम्पी थी। आप याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित राज्य। यादवों मतलब कि देवगिरी के यादवों के द्वारा, और होयसल जो दक्षिण के महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक है। होयसल को अपने काल में मंदिरों का शहर कहा जाता था। अभी वर्तमान में मदुरै को मंदिरों का शहर कहते हैं। होयसल राज्य का प्रारंभिक राजधानी वेलूर था, लेकिन बाद में उनकी राजधानी हेलेवीड हो गई। और हेलेवीड ज्यादा पूछा जाता है, ऑप्शन देगा तो शायद वेलूर ना दे, हेलेवीड दे कि होयसलों की राजधानी कहां थी। तो नंदी नागरी लिपि का प्रयोग इन राजवंशों के काल में किया गया। नंबर 11, किस सुल्तान द्वारा टंकित सिक्कों पर संस्कृत में कलमा लिखा हुआ है? आंसर सामने है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी आप सब जानते होंगे कि ये विश्व के इतिहास का पहला सुल्तान था। मुस्लिम शासनकाल में जो सुल्तान की पदवी चली, जो उपाधि चली, ये सबसे पहले महमूद गजनवी ने ही धारण किया था। महमूद गजनवी ने ये जो सिक्के जिसमें कि संस्कृत में कलमा लिखा हुआ है, ये लाहौर में टंकित हुआ था। मतलब इस सिक्के की ढलाई जो थी वो लाहौर में हुआ था। अब है कि कलमा क्या है? तो कलमा बेसिकली इस्लाम धर्म में जो 5 मूल सिद्धांत हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में याद करते हैं, क न ज रोहा। क से कलमा, न से नमाज, नमाज मतलब प्रार्थना, ज से जकात मतलब कि दान, र से रोजा मतलब कि उपवास, और ह से हज मतलब कि तीर्थ यात्रा, कनज रोहा। तो ये इस्लाम धर्म के 5 मूल सिद्धांतों में से एक है। या कहें कि कलमा जो है वो इस्लाम धर्म का मूल मंत्र है। आप प्रायः सुने हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जो मूल मंत्र है इस्लाम धर्म का, ये कलमा से संबंधित है। एक ईश्वरवाद को दर्शाता है, किसी खास में विश्वास श्रद्धा को प्रदर्शित करता है। महमूद गजनवी के साथ ही आया था अलबरूनी, जिसके विषय में हम आपको आगे बताने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में किसके बीच वार्तालाप है? पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में किसके बीच वार्तालाप है? तो ये वार्तालाप है बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मिलिंद, जिसको कि मिनांडर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसके बीच वार्तालाप है। तो मिलिंद पन्हो पाली भाषा में है और नागसेन और मिलिंद के बीच वार्ता का उल्लेख है इसमें। ये 100 ईसा पूर्व 100 BC में लिखा गया था।
यहां पर यह भी जान ले कि सिंगली ग्रंथ जो है दीपवंश और महावंश जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। अब देखें नंबर 13, जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत में हुई और जैन साहित्य को आगम कहते हैं। ठीक है। नंबर 14, वाक्पति राज द्वारा रचित गौड़वहो, सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौड़वहो के रचनाकार कौन है, तो सामने लिखा हुआ है वाक्पति राज। वाक्पति राज द्वारा रचित गौड़वहो, जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजयों का उल्लेख है, किस भाषा में है? तो सबसे पहले तो ये जान ले कि ये प्राकृत में है, जो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद ये जान ले कि यशोवर्मन के दरबार में महत्वपूर्ण विद्वानों में भवभूति शामिल थे। ठीक है। यशोवर्मन के दरबार में ही वाक्पति राज को भी संरक्षण मिला हुआ था और भवभूति को भी वाक्पति राज जो थे वो यशोवर्मन के राजकवि थे। इस बात का भी आप ध्यान रखें। भवभूति जिनको कि उनके दरबार में संरक्षण मिला हुआ था। भवभूति की 3 प्रमुख रचनाएं हैं जिसको एकदम याद कर लीजिए, मालती माधव, उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम। ये भवभूति की रचना है। फिर दोहरा दें कि पुस्तक भी आपसे पूछा जाएगा, तो एक तो ये इतिहास का भी प्रश्न बन जाता है कि भवभूति की रचना कौन से है या मालती माधव किसने लिखा, उस दृष्टिकोण से भी, और पुस्तक लिखा हुआ है उस दृष्टिकोण से भी। नंबर 15, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने और किस भाषा में की है? पृथ्वीराज विजय की रचना किसने और किस भाषा में की है? तो पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक ने की है। जयानक जो थे ये कश्मीरी कवि थे और संस्कृत में उन्होंने पृथ्वीराज विजय को लिखने या उसको रचना करने का काम किया। एक और किताब है पृथ्वीराज रासो, ये ज्यादा प्रासंगिक नजर आता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है और ये पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखा है ये ब्रज भाषा में है। 15 क्वेश्चन आपने देख लिया, 15 क्वेश्चन और देखेंगे। वीडियो लंबा हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम साथ साथ दे रहे हैं और ये सारे प्रश्न जो हैं वो किसी न किसी एग्जाम में कभी न कभी निश्चित तौर पे पूछे गए हैं। तो कहीं से भी सिर्फ क्वेश्चन का संख्या बढ़ाने के लिए इररिलेवेंट क्वेश्चन मैंने नहीं रखा है, आप यकीन माने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा देखिएगा प्लीज। नंबर 16, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटकों मतलब एक से ज्यादा, तो कौन कौन सा नाटक है पहले ये जान ले। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन ने ये 3 नाटक लिखी है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, और ये तीनों ही नाटक संस्कृत में लिखे गए हैं। तो हर्षवर्धन की भी 3 पुस्तकें या 3 नाटक उसके सामने आ गए, आपके सामने आ गए। नंबर 17, अशोक के अभिलेखों में कौन सा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? सबसे पहले ये जान लें कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और उसमें भाषा प्राकृत है। तो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में सामान्य तौर पर लिखे गए हैं, लेकिन एक अभिलेख ऐसा है जो खरोष्ठी लिपि में है और वो है मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, और ये दोनों पाकिस्तान में है। इसके अलावा अशोक का एक अभिलेख द्विभाषीय भी है, बाइलिंगुअल भी है, जो ग्रीक और अरामाइक लिपि में लिखा हुआ है। और ये जो ग्रीक और अरामाइक में द्विभाषीय अभिलेख है ये कांधार के सार एक कुना में अभिलेख है और ये जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और जानकारी। 1750 में टी पैंथेलर ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था, मतलब कि अशोक के अभिलेखों स्तंभों को जानकारी सबसे पहले टी पैंथेलर ने दिया और इसको सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ने का काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18, गुणाढ़ द्वारा रचित बृहद कथा किस भाषा में है? तो सबसे पहले आंसर जान लीजिए। पैसाची या भूत भाषा, जिसको कि मृत भाषा भी कहते हैं,
पैसाची या भूत भाषा या मृत भाषा, ये बेसिकली प्राकृत का ही रूप है, उसी का पार्ट है। तो प्राकृत भी ऑप्शन में लिखा हुआ होगा तो चलेगा, अगर स्पेसिफिक देगा तो पैसाची या भूत भाषा या मृत भाषा। बृहत कथा, इस नाम से मिलता जुलता कुछ और पुस्तक है जिसको आप जान लें। बृहत कथा आपने देखा कि गुणाढ़ ने लिखा है, ठीक है। बृहत कथा कोश, ये संस्कृत में हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। बृहत कथा कोश संस्कृत में हरिसेन के द्वारा, वही हरिसेन जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। बृहत कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है और ये भी संस्कृत में है। इसके अलावा बृहत संहिता, ये वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया है और संस्कृत में है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट जानकारी सब है, ठीक है। गुणाढ़ जो था ये सातवाहन वंश के राजा हाल के दरबार में था, ठीक है, ये भी जान ले। गुणाढ़ सातवाहन वंश के राजा हाल उस वंश का 17वां शासक था जिसके दरबार में थे। राजा हाल ने खुद भी प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती या सतसई की रचना की है। गाथा सप्तशती या सतसई की रचना की है। एक चीज और यहां जान ले कि राजा हाल को, जो सातवाहन वंश के हैं, उनको संस्कृत सिखाने के लिए सर्ववर्मन ने, जो उनके दरबार में थे, सर्ववर्मन ने संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक लिखने का काम किया। तो सर्ववर्मन ने संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक लिखी उसका नाम है कथा तंत्र, ठीक है। ये 18 क्वेश्चन। अब 19 नंबर, मध्यकालीन आर्य भाषाओं में शामिल है। उसमें बताने को कुछ नहीं है। मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश शामिल है। नंबर 20, किन विद्वानों ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है? सामने है वाग्भट और हेमचंद्र। वाग्भट और हेमचंद्र। कुछ और जानकारी, वाग्भट का एक प्रसिद्ध किताब का नाम है अष्टांग हृदय, जबकि हेमचंद्र ने प्राकृत भाषा में परिशिष्ट पर्वन की रचना की है। वाग्भट ने अष्टांग हृदय और हेमचंद ने परिशिष्ट पर्वन की रचना की है जो कि प्राकृत भाषा में है। इन विद्वानों ने, वाग्भट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा और दांडी ने, महाकवि दांडी ने अपभ्रंश को सामान्य जन की भाषा कहा था। नंबर 21, हिंदी भाषा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहप्पा, और ये जानकारी राहुल सांस्कृत्यायन देते हैं, जो बहुत बड़े विद्वान थे। राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा माने जाते हैं। नंबर 22, द्रविड़ भाषा में सबसे प्राचीन एवं शुद्धतम भाषा कौन सा है? द्रविड़ भाषा परिवार में 4 भाषाएं आती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो सबसे प्राचीन है तमिल, ठीक है। बाकी को जान लें। तेलुगु जो है ये संख्यात्मक रूप से द्रविड़ भाषा समूह में सबसे बड़ी भाषा है। संख्यात्मक रूप में सबसे बड़ी तेलुगु। मलयालम सबसे नवीन है द्रविड़ भाषा परिवार में और सबसे कम बोले जाने वाली भाषा भी है, ठीक है। नंबर 23, अल-बरूनी ने किस लिपि को सिद्ध मात्रिक कहा था? अल-बरूनी ने किस लिपि को सिद्ध मात्रिक कहा था? तो अल-बरूनी ने शारदा लिपि को सिद्ध मात्रिक कहा था। शारदा लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से 9वीं शताब्दी में हुई थी। शारदा लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि में 9वीं शताब्दी में हुई थी। अब थोड़ा सा अल-बरूनी, पहला बात तो ये कि अल-बरूनी को प्रथम भारत शास्त्री, इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत आने के बाद संस्कृत को सीखते हैं और फिर अपनी बात को वो बताने का काम करते हैं। उस दौर के सामाजिक राजनीतिक इतिहास का जो वर्णन करते हैं वो बड़ा ही विश्वसनीय और ऑथेंटिक है, इसलिए अल-बरूनी को प्रथम भारत शास्त्री कहा जाता है। अल-बरूनी जो थे ये फारसी विद्वान थे। गजनबी इनको ख्वारिज्म से अपने साथ लेकर के आया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आप सब जानते हैं कि गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं, तो अपने साथ ख्वारिज्म से अल-बरूनी को लेकर के आया था। अल-बरूनी का जो किताब है किताबुल हिंद, जो
और तारीख उल हिंद ये अरबी भाषा में है, ये अरबी भाषा में है। नंबर 24, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की राजकीय भाषा का प्रावधान करता है? 345, संविधान का अनुच्छेद 345 किसी राज्य के राजकीय भाषा का प्रावधान करता है। आगे इस संदर्भ में और बातें भी आएंगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजभाषा और भाषा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहां पर आएगा। एक तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट हो जाता है, दूसरा भाषा और लिपि होने के कारण भी ये सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे हम और बातें उस पर करेंगे। नंबर 25, संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? आंसर तो आपके सामने है, 2005 में। बाकी बातें आप जान लें कि भारत सरकार के द्वारा 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का प्रक्रिया शुरू हुआ 2004 में, और सबसे पहले 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तमिल के अलावा तेलुगु और कन्नड़ ये भी शास्त्रीय भाषा में शामिल हैं, और इनको 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिला। 5 में आपका क्वेश्चन पूछ रहा, संस्कृत को मिला। उसके बाद मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, और वो आखिरी भाषा जिसको कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है वो है उड़िया, और उड़िया को 2014 में ये दर्जा प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर के 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। 2004 से शुरू हुआ था, सबसे पहले तमिल को, उसके बाद संस्कृत को, फिर तेलुगु और कन्नड़ को, फिर मलयालम को, और अंत में 2014 में उड़िया को। एक चीज और कि पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल नहीं किए जाने के कारण सरकार की बहुत आलोचना भी की जाती है। नंबर 26, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तथा संघ एवं राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा की सिफारिश राजभाषा आयोग करेगा? ठीक है, आंसर आपके सामने है। सबसे पहले ये जान लें कि भारत के संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 351 तक में राजभाषा के संदर्भ में प्रावधान करता है। संविधान में राजभाषा का प्रावधान है, राष्ट्रभाषा का नहीं। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात सही होगा। ठीक है, तो आंसर 346। और भी बातें जान लें। 344 जो है अनुच्छेद 344 ये राजभाषा आयोग का प्रावधान करता है। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 10 वर्षों पर किया जाता है। सबसे पहले राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर के द्वारा किया गया था। बीजी खेर के अध्यक्षता में किया गया था, मतलब पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। अभी जो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर विनय पाठक, ये भी जान लें। इसके अलावा आर्टिकल 343 क्लॉज 1 343 संघ सरकार की राजभाषा देवनागरी लिपि के साथ हिंदी होगी, ये बात का प्रावधान करता है। संघ सरकार की राजकीय भाषा या राजभाषा देवनागरी लिपि के साथ हिंदी होगी, और 15 वर्षों तक अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में मान्यता दिया गया था। अनुच्छेद 350 इसमें इस बात का प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत संघ या राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा में कर सकता है। 350A इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा के प्रयोग का प्रयास करेगा। फिर से दोहरा दें कि 350A में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा के प्रयोग का प्रयास करेगा। 350B में इस बात का प्रावधान है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और ये जो विशेष अधिकारी होगा वो भाषाई अल्पसंख्यकों के संदर्भ में उनके संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट देगा वो राष्ट्रपति को।
अब आर्टिकल 348 हम स्कैटर्ड वे में ऊपर नीचे इसलिए बोल रहे हैं ताकि याद करने में थोड़ा आपको सहजता हो, आप सीक्वेंस के तहत रटने वाला काम न करें, दिमाग में बैठाने का काम करें। आर्टिकल 348 इसमें प्रावधान है कि संसद जब तक कोई कानून का निर्माण नहीं करती है तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। फिर से दोहरा दें कि 348 में प्रावधान है कि संसद जब तक किसी नए विधान का निर्माण न करे, कोई कानून न बनाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। लेकिन राज्यपाल यदि चाहें तो राष्ट्रपति की अनुमति से हाई कोर्ट की कार्यवाही को क्षेत्रीय भाषा में होने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, भाषा से जुड़ा हुआ दो और आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 जो फंडामेंटल राइट्स में है, इसमें कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित रखने का अधिकार होगा। और आर्टिकल 120 में प्रावधान है कि संसद की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में की जाएगी। संसद की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में की जाएगी। यद्यपि संसद प्रमुख को इस बात का अधिकार है कि वो उस सदस्य को उनके क्षेत्रीय या मातृभाषा में बोलने का अनुमति प्रदान करें। 1963 में राजभाषा कानून पारित करके अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। शुरुआत में ये संविधान के लागू होने के बाद 15 वर्षों तक के लिए ही था, लेकिन बाद में 1963 में राजभाषा कानून के द्वारा इसको बढ़ा दिया गया। और आप सब जानते हैं कि हिंदी अभी भी सहभाषा के तौर पर स्थापित है। एक चीज और, 58वां 58th अमेंडमेंट 1987 के द्वारा भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। वह अनुच्छेद था 394 में 394A। तो 394A जोड़ा गया और प्रावधान किया गया कि संविधान के हिंदी अनुवाद को भी मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा इन बातों को भी आप जरूर जान के रखिए कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में अन्य भाषाओं के महत्व को देखते हुए भी कई और भाषाएं जोड़ी गईं। तो 15वीं भाषा के तौर पर सिंधी शामिल हुआ। इसके लिए संविधान में 21वां संशोधन किया गया 1967 में। तो 21वां संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को शामिल किया गया 15वीं भाषा के तौर पर। उसके बाद 16, 17 और 18वीं भाषा के तौर पर मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया। और इसके लिए संविधान में 71वां 71st अमेंडमेंट किया गया 1992 में। और फिर 19 से लेकर 22 तक मतलब 4 भाषाओं को, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ये 92nd अमेंडमेंट मतलब कि 92वां संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए। तो आज की तारीख में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है। संथाली झारखंड की एकमात्र भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी ये आखिरी में जोड़े जाने वाली भाषाएं हैं। बोडो भाषा जो है ये असम में इस्तेमाल होती है और बोडो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है, जबकि डोगरी जम्मू और कश्मीर में बोले जाने वाली भाषा है। एक चीज और यहां जान लें, लंबा हो रहा है लेकिन घबराइएगा नहीं, आपकी जानकारी के लिए ही ये सारी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। भारत में जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं हैं उनका क्रम इस प्रकार है। 1 नंबर पर हिंदी, हिंदी के बाद बांग्ला और उसके बाद मराठी। पहले तेलुगु हुआ करता था लेकिन अभी मराठी है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु और तमिल 5 हुआ। 6ठा पे गुजराती और 7वें पे उर्दू। पहले उर्दू 6ठे नंबर पर आता था। तो हिंदी, बांग्ला, मराठी और तेलुगु ये सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। चलिए नंबर 27, खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम अभिलेख है। सामने है मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, पाकिस्तान में। थोड़ी देर पहले भी हम बात किए थे आपको। खरोष्ठी लिपि जो है इसका जन्म अरामाइक लिपि से हुआ है। ठीक है, और ब्राह्मी और खरोष्ठी जो है ये सबसे प्राचीन है और ब्राह्मी सबसे प्राचीन है और ब्राह्मी को सभी लिपियों की जननी कहा जाता है। अब देखें नंबर 28, चिन्नी तिब्बती परिवार से संबंधित भाषा कोकबोरोक का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है त्रिपुरा से। क्वेश्चन को घुमा दें थोड़ा सा। कोकबोरोक किस भाषा परिवार से संबंधित है? चिन्नी तिब्बती परिवार। कोकबोरोक कहां बोला जाता है? त्रिपुरा में। ठीक है। 29,
किस लिपि का प्रयोग संस्कृत लेखन के लिए किया जाता है? आंसर है गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, हालांकि ये भी जान लें कि संस्कृत शारदा लिपि में भी और कश्मीरी में भी लिखा जाता है। ठीक है, मतलब शारदा लिपि भी संस्कृत और कश्मीरी लेख के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन मूल रूप से गुप्त लिपि का इस्तेमाल होता है। गुप्त काल संबंधित है। गुप्त लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। गुप्त लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है, और गुप्त लिपि से बाद के काल में नागरी लिपि, शारदा लिपि और सिद्धम लिपियों का उत्पत्ति हुआ। गुप्त लिपि जो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई थी, इस गुप्त लिपि ने नागरी, शारदा और सिद्धम लिपियों का भी उत्पत्ति किया, उनको जन्म दिया। और इस सेट में आखिरी क्वेश्चन नंबर 30, किन्नौरी एवं लिंबू जो तिब्बती बर्मन भाषा परिवार से संबंधित है, इस भाषा परिवार के किस समूह से, किस उपसमूह से इनका संबंध है? तो इनका संबंध है हिमालयी से। मतलब कि ये जो तिब्बती बर्मन भाषा है, ये तिब्बती, हिमालयी, उत्तरी असमी और अन्य भाषाओं में जुड़ा हुआ है। तो इसी भाषा से हिमालयी से जुड़ा हुआ है। एक चीज और जान ले कि तिब्बती बर्मन परिवार की ही एक उपभाषा के तौर पर या एक उपसमूह के तौर पर मणिपुर में मेईतेई भाषा भी बोला जाता है। मेईतेई भाषा भी मणिपुर में बोला जाता है, और मेईतेई तिब्बती बर्मन परिवार से संबंधित है। तो ये भाषा और लिपि से संबंधित और उसके अन्य पहलुओं को मैंने इस वीडियो में छूने का, आपको बताने का काम किया है। फिर से दोहरा दें कि भाषा और लिपि पर पहले भी हम एक वीडियो डाल रखे हैं, उसको और इसको देख लीजिए। फिर आपका भाषा और लिपि से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रश्न छूटेगा। चलिए वीडियो को देखिए, अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिए।